उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल 2016 से देश भर में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो जाएगा। पहले ही 6 साल लेट हो चुके इस टैक्स रिफॉर्म के लागू होने में अभी भी कुछ अड़चनें बाकी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देश में जीएसटी की दर क्या होगी। फिलहाल प्रस्तावित 27% की दर पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। अगर 27% की दर ही लागू होनी है तो यह न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा होगी, बल्कि इससे कारोबारियों के साथ साथ टैक्स रिफॉर्म को भी धक्का लगेगा। तो क्या होनी चाहिए जीएसटी की व्यावहारिक दर, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीबीईसी के पूर्व चेयरमैन सुमित दत्त मजुमदार और पीडब्ल्यूसी की एसोसिएट डायरेक्टर अनीता रस्तोगी। मजुमदार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक ये जो लगातार सालों से बातचीत चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं, क्या इतनी ऊंची दर का कोई अनुमान था? जहां तक हमने सुना, हम तो 16, 17, 18% के आसपास की दरें सुन रहे थे। जी, मेरे ख्याल पे जो अखबार में जो कल देखा है, ये जो रेट जो आपने बताया, ये वेरी टेंटेटिव है। ये क्योंकि मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपको समझाने के लिए। जी, कोई भी कर व्यवस्था जब परिवर्तन आते हैं, नया कर व्यवस्था में जाते हैं, ये नॉर्मल रूल है कि ये तय किया जाए कि जो रेवेन्यू जो आएंगे वो रेवेन्यू न्यूट्रल हो। बिल्कुल, यानी सरकार की रेवेन्यू पे कोई फर्क ना पड़े। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो पहले हो रहा है, आज की तारीख में हो रहा है, और जब आप नए रेजिम में माइग्रेट करेंगे जहां आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आपके वेंडर ने आपने जहां से माल खरीदा है, अगर उस माल पे टैक्स भरा जा चुका है तो आपको उस पे क्रेडिट मिलने लगेगा। ये ठीक है। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 27% होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस नए सिस्टम से कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, मैं अभी बताता हूँ। जो पहले ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निर्धारण करने के लिए NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को, इकोनॉमिस्ट है कविता राव जी, उनका टीम को दिया गया था। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था, लेकिन क्या हुआ, वो था 2011-2012 का जो कलेक्शन है उसका बेसिस पर, उसका आधार पर। तो अभी इसलिए इन लोगों को इम्पोर्ट कमेटी ने, जो मैं अखबार में जो देखा है, फिर से उनको दिया है कि लेटेस्ट जो पोजीशन है उसका आधार पर बताए कि क्या रेवेन्यू न्यूट्रल है रेट होगा। दूसरा बात, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एकदम वहीं जो जीएसटी रेट नहीं रुकेगा, क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट थोड़ा लगभग अंदाज करने के लिए कि क्या रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होगा, लेकिन बाद में जीएसटी रेट निर्धारण करने के लिए और भी कुछ देखना होगा। एक ये चीज़ है कि कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है। जैसे कि स्टेट को अभी सिर्फ स्टेट वेट कलेक्ट कर रहा है, जीएसटी आने से इन्होंने सर्विस टैक्स भी कलेक्ट करेंगे। सेंटर को सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर रहे हैं। जब आप जीएसटी आएंगे, ये लोग सेंटर ने वैट का जो एलिमेंट है, क्योंकि आप तो जानते हैं जीएसटी में सारे टैक्सेस जो इकट्ठा हो जाएगा, जो अंग्रेजी में बोलते हैं सब्ज्यूम्ड हो जाएगा। इस ये में जो मोटा तौर पे जो बड़ा टैक्सेस है वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब सारे स्टेट का है। एक एंट्री टैक्स। नाउ ये सब जो मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो ये सब विचार करके फाइनल जो रेट होगा, ये मेरे ख्याल पे वो एक जीएसटी काउंसिल बना जा रहा है। वो काउंसिल में सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे एंड उसका जी, वो तो ये तो प्रोसेस की बात हो गई। हमारे साथ अनीता रस्तोगी जी भी जुड़ रही हैं पीडब्ल्यूसी की। अनीता जी, आपको क्या लगता है ये 27% का जो रेट बताया जा रहा है, आपके अनुमान से कितना ज्यादा है? ये देखिए, इनिशियली जो डिस्कशन हो रहा था, ये हो रहा था कि 20% होगा या 16% होगा। तो 27% तो खैर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये शायद इनिशियल कैलकुलेशन हो रही है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें सेंटर और स्टेट हैज़ टू एग्री ऑन दैट। तो मुझे नहीं लगता कि 27% का रेट माना जाएगा। ओके, लेकिन अनीता जी, जो पूरा कंसेप्ट है जीएसटी का कि चूंकि आप क्रेडिट लेंगे, उसकी वजह से ट्रेल क्रिएट होगी, उसकी वजह से जो टैक्स अवॉइडेंस है काफ़ी कम हो जाएगा। जब आप 27% जैसा कैलकुलेशन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरह की कोई बेनिफिट दरअसल आएगा ही नहीं।
नहीं होता क्या है, जैसे आपने बोला है, सही बोला है कि भाई वैट का कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब कि कैस्केडिंग इफेक्ट निकल जाता है जीएसटी में, कि जो आपने टैक्स पे करा है, इनपुट टैक्स का आपको क्रेडिट उसका मिल जाता है। तो इनफैक्ट जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं होता है, एंड कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट होता है। फिर आपका जो ये प्रश्न है कि 27% हाई है, मुझे तो खैर लगता है काफ़ी हाई रेट है ये। जीएसटी रेजीम में इतना तो नहीं होना चाहिए, और अभी जब ये डिस्कशन होगा और ज़्यादा स्टडी होगी तो आई थिंक तब इनको ये नंबर फाइनली थ्रो अप करेगा कि क्या ये 16 होगा या 20 होगा। बिल्कुल। इसमें मजूमदार साहब, आप से अगर ये समझे कि जब शुरुआत में आप ये लागू करने जा रहे हैं, उस वक्त आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि दरअसल कितना आप अवॉइडेंस कम कर पाएंगे, कितनी ज़्यादा आगे चल करके कलेक्शन बढ़ेगा, तो जब आप रेट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जब शुरुआत कर रहे हैं, उस वक्त ये कैसे तय करेंगे कि दरअसल सही रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है? इसलिए जो एक्सपर्ट जो है इकोनॉमिक प्रिंसिपल, पब्लिक फिनांस का प्रिंसिपल का मुताबिक ये लोग बोलते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है दिस टू बी द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। एंड जैसे कि मैं पहले बताया, वही फाइनल रेट नहीं है। फाइनल रेट जीएसटी रेट निर्णय करने के लिए और भी सारी जो फैक्टर्स है जो मैंने बताया, ये सब आएंगे। मगर एक चीज़ मैं एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ। एक स्टडी हुआ था बीच में, मेरे ख्याल पे उसमें आया, जो अभी कोई भी आइटम जो फाइनली जब कंज्यूमर का हाथ में जाते हैं प्रोडक्शन के बाद, डिफरेंट स्टेजेस क्रॉस करने के बाद, तो सारे जो टैक्सेस उसको सफ़र होता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ये सब मिला के एवरेज लगभग अभी 30% जा रहा है। तो अभी जो 27% बोला है वो भी काफ़ी ऊंचा है, लेकिन वो 30% से कम है। पर मेरे ख्याल पे, जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो उसका बेसिस में मैं बोल सकता हूँ कि इतना ऊंचा टैक्स नहीं रहेगा। अगर होएगा भी वो बहुत ही जल्दी इमीडिएटली घटा देगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच शायद पर्टिकुलर स्टेट्स एंड सेंटर मिलकर ले रहे हैं, इसलिए शायद। बट वो भी देखिए, अभी ये शायद दिस हैज बीन है, ये सिर्फ बोला गया है, उसका कोई फाइनलिटी अभी तक नहीं आया है। तो मेरे ख्याल पे इतना ऊपर, जैसे कि आपने दिखाया पहले, तो इंटरनेशनली ये अंतर्जातिक रूप से ये वो 16% से 20 तक जाते हैं, कोई राष्ट्र में 23%, 24 तक जाते हैं। तो मेरे ख्याल पे इंडिया में भी लगभग वैसे ही होंगे, वो इतना नहीं जाएंगे। तो 16 से 18 जो ज़्यादातर लोग 16 से 20 जनरली 16 से 20% के बीच में कहीं ये होगा। अनीता जी, क्या आपको लगता है कि ये जो रेट बताया जा रहा है उस लिहाज से सभी को ये उम्मीद है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स निकल कर आएंगे और इनफैक्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ को काफ़ी इम्पीटस मिलेगा? लोग कहते हैं जीडीपी 1 या 2% बढ़ जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो एकदम क्लियर है कि हाँ, रेट 16 से 20 के रेंज में ही होगा। जहाँ तक हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि जीएसटी रेजीम का ये एक एंड रिजल्ट है ही कि एंड में बेनिफिट होगा ही। वो इसलिए होगा बिकॉज आज की डेट में जो इतने सारे इनपुट टैक्सेस लॉक्ड हैं, जिसका दूसरे को क्रेडिट नहीं मिलता है, वो सारा सीमलेस क्रेडिट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, तो इसलिए टैक्स लीकेज के चांसेस भी काफ़ी कम है। तो एंड रिजल्ट जीएसटी रेजीम में डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा टू द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो टू द पीपल एट लार्ज। तो जनरली हमें तो ये लगता है कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी आएगी। जीएसटी रेजीम आज के इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम से बेहतर माना जाता है। तो ये प्रेमाइस क्या है कि चूंकि जो लोग आज टैक्स नहीं दे रहे हैं, जहां टैक्स डिविजन हो रहा है, वो टैक्स देने लगेंगे, तो जो लोग आज ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कम होगा? देखिए, स्ट्रेट आंसर इसका नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम लोग ये कहते हैं कि भाई बर्डन कम होगा, हो सकता है, यस, डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर। क्योंकि आज के डेट में अगर हम लोग वीएटी पे करते हैं, मतलब कि सेल्स टैक्स पे करते हैं, गुड्स अगर हम खरीदते हैं, तो उसका जो क्रेडिट है हमको सर्विस टैक्स एक्साइज में नहीं मिलता है। लेकिन जीएसटी रेजीम में हमें पूरा क्रेडिट मिलेगा, तो इस वजह से इंडस्ट्री जो है उसको बेनिफिट तो होगा ही। तो जाहिर है कि अगर वो बर्डन कम नहीं होना है, मजूमदार साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में 30% है, तो अगर हम उसको घटाकर 27-28 ही रखने की बात करते हैं, तो फिर तो किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो बेहतर है कि अभी जो सिस्टम जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। नहीं, मैं और भी एक फैक्टर के बारे में बोलने चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने जो पहले मुद्दा उठाया कि ग्रोथ और ये का, इसमें एक ये है, अभी जो है इतना सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स, जिसको टेक्निकली बोलते हैं, एंड मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स,
ये दोनों में प्रॉब्लम ये होता है, समस्या ये आती है कि करदाता को इतना सारे लोगों के पास जाने होता है, तो इसके लिए इनका जो अंग्रेजी में जो बोलते हैं टेक्निकल टर्म ट्रांजैक्शन कॉस्ट उनका बढ़ जाता है अभी जो प्रेजेंट सिस्टम में। दूसरा जो इसके साथ जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ जाता है ना। ये सब जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस ये सारे जुड़ जाता है इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो बाद में लोगों का हाथ में जाते हैं। तो इसके लिए अभी जब जीएसटी आएंगे ये सब कम हो जाएगा, पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन बहुत कम हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन जो टैक्स करदाता और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बहुत कम हो जाएंगे। इससे भी फायदा होगा कि जो इन मैन्युफैक्चरर है, वो सप्लायर ऑफ गुड्स है और ये सप्लायर ऑफ सर्विस है, इनके पास में तो सेविंग्स होगा, हाथ में और ज़्यादा पैसा आएगा, और जो ज़्यादा पैसा आएगा वो और भी इन्वेस्ट करेंगे और भी, एंड इस तरीके से इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा एंड ऑटोमेटिकली ये ग्रोथ में भी ऐड करेंगे। तो ये मेरा बोले का है कि एंड द रेट में पहले ही बताया वो इतना ऊपर नहीं होगा। अब देखिए ये मैं बोल देते कि जो फैक्टर्स सारे तो आप कह रहे हैं कि समय और पैसा दोनों बचेगा और उस लिहाज से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्री को बूस्ट मिल पाएगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे सभी लोग जो डायरेक्ट टैक्स के मामले में एक टीडीएस भरते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि दरअसल आपको काफ़ी ज़्यादा कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है और हालांकि काफ़ी हद तक सिस्टम्स ऑटोमेटेड हैं। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस समय है कि जो एक पॉलिटिकल विल दिखाने की कोशिश इस समय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब ये विपक्ष में थे तो उसका विरोध किया करते थे और उसका जो लॉजिक था, जो तर्क था, वो यही था कि सारे सिस्टम्स अपनी जगह पे नहीं है। मजूमदार साहब, आपको तो पूरा अंदाजा होगा, क्या हम स्थिति में आ गए हैं कि लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी नहीं बल्कि आसान होगी लाइफ? एब्सोल्युटली, पूरा आप सही कह रहे हैं कि लोगों का जरूर आसानी होगा, क्योंकि सारे कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। जो एक जीएसटी नेट बन गया, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये जीएसटी नेट, देखिए जो तीन जो मेन एलिमेंट्स ऑफ टैक्समैन का जो होता है, टैक्समैन लिखता है, एक है एक रजिस्ट्रेशन, जो टैक्स पेयर्स लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, दूसरा है वो पेमेंट करते हैं, आजकल सेल्फ असेसमेंट होता है, उस तीसरा है ये उनको जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका बेसिस में टैक्समैन ऑडिट एंड स्क्रूटिनी करते हैं। तो ये सारे चीज़ वो जीएसटी नेट का जो एक पोर्टल रहेगा, कॉमन पोर्टल, उसमें से होगा। सो वो इंटरेक्शन, तो इसमें पेपर वर्क है ही नहीं एक्चुअली, नॉट ओनली पेपर, सिर्फ पेपर वर्क ही नहीं, आपका वो जो पहले भी बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है टैक्समैन एंड टैक्स पेयर के लिए कि कॉन्टैक्ट जो दोनों का जो संयोग ज़्यादा नहीं रहेगा। ओनली जहाँ पे गड़बड़ होगा मैं बोल सकता हूँ, वहाँ पे तो टैक्समैन जरूर रहेंगे देखने के लिए, कहीं कर नहीं दिया वो दिया, अदरवाइज जो क्लीन ट्रांजैक्शन जो हम लोग बोलते हैं उसमें तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा टैक्समैन और टैक्स। मजूमदार साहब, जहाँ जो टैक्स चोरी कर रहे हैं वो सामने आए, ये तो जरूरी है, लेकिन 27% का ये रेट शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को फैक्टर इन नहीं कर रहा, ऐसा लगता है। तो किस हद तक बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ अगर पेट्रोल डीजल को बाहर रखा जाए तो फिर कितना बेनिफिट वाकई में बाकी रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। जीएसटी का लंबे समय से इंडस्ट्री को इंतजार है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 27% की दर पे शुरू हो सकता है जीएसटी, जिस पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त जो बर्डन होता है ओवरऑल उसके आसपास ही है, तो किसी तरह की कोई बचत शायद किसी को ना हो। हमारे साथ पीडब्ल्यूसी की अनीता रस्तोगी और सीबीईसी के पूर्व प्रमुख सुमित दत्त मजूमदार बने हुए हैं। अनीता जी, ये बताइए कि पेट्रोलियम गुड्स को, पेट्रोल डीजल को अगर बाहर रखा जा रहा है, और वो आप देखिए हर एक इंडस्ट्री में हर एक लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन की अपनी कॉस्ट यहाँ पर आती है, तो एक तरीके से बहुत ही की आइटम है, अगर उसको बाहर रखते हैं तो किस हद तक कामयाबी होगी? देखिए, इन आइडियल जीएसटी में तो पेट्रोलियम को बाहर नहीं रखना चाहिए, लेकिन अभी जो हम लोग के सामने नजर आ रही है बात की, सेंटर चाह तो रहा है कि किसी तरह से पेट्रोलियम को जीएसटी रेजीम के अंदर ले आए, लेकिन स्टेट्स इसको एग्री नहीं कर रहे हैं, बिकॉज रेवेन्यू डायरेक्टली इस समय स्टेट्स के पास जाती है पेट्रोलियम की। तो एक और ओपिनियन दी गई है, सेंटर ने बोला है कि ठीक है हम जीएसटी में ले आते हैं पेट्रोलियम को, लेकिन उसको जीरो रेटेड कर देते हैं,
इसके मतलब कि उसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा नहीं, लेकिन वो एक जीएसटी स्कीम में आ जाएगा ताकि जो वैल्यू चेन है उसमें पूरा पेट्रोलियम की प्रोडक्ट दूसरे आदमी को बेनिफिट मिलेगा, मतलब क्रेडिट बीच में ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जो रेवेन्यू है वो स्टेट के पास ही जाएगी। तो ये चीज़ जो सेंटर ने प्रपोज करी है, ये शायद हमें लगता है कि स्टेट्स मान सकते हैं। ये मानते हुए कि शायद ये फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर देते हैं, बाद में उम्मीद रखेंगे कि इसको भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अनिता जी, ये जो एक हिचकिचाहट है राज्यों के बीच तमाम मुद्दों को लेकर, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या यही वजह है कि रेट इतना ज़्यादा आंका जा रहा है? क्योंकि 13th फाइनेंस कमीशन ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, तो वहां पर तो 12% की रेट सजेस्ट की गई थी, 7% स्टेट जीएसटी और 5% सेंट्रल जीएसटी। जी, तो जैसे कि हम लोग ने पहले भी इस वाले शो में बोला है कि भाई काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइन करने के लिए रेट। तो अभी हमारे हिसाब से तो वो 12-13% भी काफ़ी कम है। हमारे हिसाब से तो वो 16 और 20 के रेंज के बीच में ही आएगा। ओके, 16 और 20 के बीच में ही आप आने की उम्मीद करेंगे। मजूमदार साहब, क्या आपको ये लगता है कि चूंकि राज्यों के बीच में काफ़ी मतभेद हैं भी इस बात को लेकर के, अलग अलग रेट्स भी लोग रखना चाहते हैं, पेट्रोल को बाहर रखना चाहते हैं, इस वजह से ही हमें एक हायर रेट का जीएसटी शायद बर्दाश्त करना पड़ेगा, भले ही शुरुआत पे? नहीं, मेरे ख्याल पे ये नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। तो दो चीज़ है इसमें। ये सारे जो मुद्दा है ना, वो पेट्रोलियम बाहर रहना चाहिए जो स्टेट मांग रहे हैं, और पेट्रोलियम, अल्कोहल एंड टोबैको ऑफ कोर्स स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, वो सेंटर का सब्जेक्ट है। एंड ये सारे मुद्दा इसलिए आ रहा है कि इनका डर हो रहा है कि रेवेन्यू घट जाएगा, एंड रेवेन्यू घट जाने से कंपेंसेशन ठीक से मिलेगा नहीं। तो पहले से उनको मैं यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ, अभी जो राज्य का जितना रेवेन्यू है उसका 26% आते हैं पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। तो इसलिए इन लोगों का ये डर है। तो लेकिन ये डर कभी कभी अनफाउंडेड है। मैं कह सकता हूँ कि जो आप देखिए, जब वैट आए थे तब भी वो डर था स्टेट्स को कि वैट का ये कम हो जाएगा, बट वैट आने के बाद रेवेन्यू कितना बढ़ गया, क्योंकि बेस बढ़ जाएंगे, जो टैक्स बेस, एसएसएस नंबर ऑफ एसएसएस बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल पे ये 27% ये नामुमकिन है, वो नहीं होगा, उसके नीचे ही होगा। और जो अनिता जी ने बहुत सुंदर तरह से समझाया कि पेट्रोलियम और ये वो रखना चाहिए जीएसटी में, एंड उसके बाद आप अलग से टैक्स लो, जैसे कि एक्साइज, स्टेट एक्साइज अल्कोहल के ऊपर, और या वैट लो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टेट लेंगे, एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेंगे अलग से, ताकि रेवेन्यू ठीक रहे। लेकिन प्रॉब्लम जो है, जो डिस्प्यूट अभी चल रहा है, कि स्टेट्स चाहते हैं कि ये जो बाहर रहेंगे ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाइए। तो सेंटर का कहना है कि देखिए, अभी आपका डर है, लेकिन हो सकता है जीएसटी इतना एक अच्छा टैक्स निकलेगा कि 2-3 साल बाद आप सोचेंगे चलो इसको अंदर ही ले लेते, तब आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का रूट से जाना पड़ेगा। ये कितना ये है, पार्लियामेंट में 50% चाहिए मेजोरिटी, उधर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी, देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये सारे नहीं करके हम ऐसा रखेंगे कि बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो जरूरी होगा स्टेट और सेंटर दोनों को एम्पावर करने के लिए। तो एम्पावर जब करेंगे, बोलेंगे एम्पावरिंग स्टेट्स एंड सेंटर टू इम्पोज जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट दोज व्हिच आर नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक तरीके से स्केलेबल समझ लीजिए कि आगे आने वाली परिस्थितियों में अपने आप, लेकिन बिल्कुल, तो वहां पे फिर दोबारा से दिक्कत ना आए। जी ना, लेकिन स्टेट्स ये मान नहीं रहा है। स्टेट्स बोल रहा है कि नो, कॉन्स्टिट्यूशन में यू भी डाल दो। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया था पार्लियामेंट में इन 2011, दैट वाज रेफर्ड हुआ था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। यशवंत सिन्हा जी चेयरमैन थे उस कमेटी का, ऑल पार्टी कमेटी थे, एंड इन लोगों का भी कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मत लाओ, ये अलग सा करो, एंड जैसे कि सेंटर बोल रहे हैं। तो आप देखिए लास्ट स्टेज ऑफ, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बहुत हेल्पफुल, बहुत होपफुल है, क्योंकि आशावादी है,
मैं देखा है स्टेटमेंट बोला कि बिल्कुल, और वो कानून के भी जानकार है तो उम्मीद करेंगे कि वो सही फैसला ले पाएंगे कि इस क्लॉज को रखना है या नहीं कर लेंगे। थोड़ा सा पोस्टरिंग चलता है इस टाइम पे, नेगोशिएशन जब चलता है पोस्टरिंग जो अंग्रेजी में, लेकिन वक्त थोड़ा कम है मजूमदार साहब। अपने जो असल मुद्दे पे आते हैं, दुनिया भर में अगर आप देखें तो औसत जो हमारा अंदाजा है कि 16-16.5% का एवरेज आ रहा है, तो हम 16 से 20% की अगर बात कर रहे हैं, अनीता जी, इसके पीछे क्या वजह है? क्या हमारा टैक्स कलेक्शन सिस्टम रिलेटिवली आपको लगता है कि कुछ इनएफिशिएंट है, या इस ग्रोथ लेवल पर जहां इस समय हमारा देश है वहां पर थोड़ा ज्यादा रेट रखना जरूरी है? नहीं, आई थिंक इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या रेट सही है। डेफिनेटली रेवेन्यू लेना, मतलब टैक्स कलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा ओवर डेवलप कंट्री तो है नहीं। इसी टैक्स से ही हम लोग एक बेसिकली गवर्नमेंट मतलब इंडिया को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू सोर्स भी देखना पड़ता है जी। लेकिन ये कैसे होता है? अगर आप मिसाल के तौर पे देखें, जैसे हमारी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि जापान में या सिंगापुर में या ऑस्ट्रेलिया में सिंगल डिजिट या 10% या उससे कम रेट पे चल रहा है। हाँ, लेकिन आप अगर एग्जांपल ये भी देखेंगे कि बहुत सारी नॉर्डिक कंट्रीज, स्वीडन एंड ऑल ऐसी कंट्रीज हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा है, 24% भी चल रहा है। जैसे यूके में 17 या 18% चलता है। तो उस वजह से अगर हम लोग साउथ एशिया पैसिफिक कंट्रीज में बोलेंगे तो रेट कम है, लेकिन कुछ एक कंट्रीज में रेट ज़्यादा है। तो ये एक हम यूनिफॉर्म नहीं कह सकते कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रेट होना चाहिए। ये इकोनॉमी पे डिपेंड करता है एंड ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कितनी रेवेन्यू रिक्वायर्ड है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सरकार के खर्चे कितने हैं, इस हिसाब से सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है। इस पे आपका क्या कहना है मजूमदार साहब? क्या ये मुमकिन है कि हम जो टास्क फोर्स का मानना था कि 12, 13, 14 तक की रेंज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बार कामयाब होने के बाद आ पाएंगे? देखिए, टास्क फोर्स का जो बेसिक एजम्पशन वो था कि इट विल बी, ये एकदम आइडियल जीएसटी होंगे जहां पे सारे गुड्स, सारे सर्विसेज रहेंगे, वहां पे एक ही रेट ऑफ ड्यूटी रहेंगे। अब देखिए, इंडिया जैसे, हमने हिंदुस्तान जैसे देश है, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पीपल, आप एक बोल रहे एक सूट आउट धोती का एक रेट ऑफ ड्यूटी आप कैसे रख सकते हैं? इसलिए यहाँ पे ये संभव नहीं है। तो इसलिए आइडियल कंडीशन नहीं होगा। अपना वित्त मंत्री भी पोस्ट बजट जो इंटरव्यू दिए थे, मैंने देखा है उनसे, सही तरीके से उन्होंने बोला कि वी आर नॉट गोइंग फॉर बेस्ट जीएसटी बट वी आर गोइंग फॉर ए गुड जीएसटी। एंड धीरे धीरे लेकिन मजूमदार साहब, यूरोपियन यूनियन में भी ये स्थिति है, हर देश के अपने अपने रेट्स हैं जो मेंबर कंट्रीज हैं, फिर भी वो इसको एग्जीक्यूट तो कर लेते हैं। हाँ, एग्जिट कर लेते, लेकिन देखिए फ्रांस में जैसे कि 19.6% है, यहाँ दिखा दे रहा है, तो वैसे भी वो वेरी करते हैं अलग अलग ये में। तो मेरे, इसलिए मैं 27 तो मैं किसी तरीके से मान नहीं सकता हूँ, ये नहीं होगा। वो आप देखिएगा 20 का आसपास ही होगा मेरे ख्याल पे। अभी जो अब मैं जिस ऑफ द कफ मैंने बता रहा हूँ, इतना अगर 20 का आसपास होगा तो बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अभी जो है सारे टैक्स मिला के 30% सफर कर रहा है ये सारे टैक्सेस। बिल्कुल। तो ये उम्मीद है, अभी मेरा उम्मीद है अभी जो नेगोशिएशन चल रही है लास्ट मिनट में, विंटर सेशन में बिल ये हो जाएंगे, बिल प्लेस्ड लागू हो जाएंगे, एंड एक दफे विंटर सेशन में वो हो गया तो उसके बाद बाकी काम तो चल रहा है, अभी भी कंप्यूटरेशन का काम चल रहा है, सब कमेटी का काम चल रहा है, वो भी लिखा है वहाँ पे। तो मैं काफी आशावादी हूँ। बिल्कुल। तो आप दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे ये मानते हैं कि 27% के आसपास अगर रेट रखना है तो जीएसटी लाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि 20% के आसपास का रेट होगा और 16 से 20 के बीच कहीं ये स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा, जो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। साथ ही ये भी उम्मीद कि पेट्रोलियम गुड्स या कुछ आइटम्स को जो बाहर रखा जा रहा है वो भी कुछ समय के बाद आसानी से इसके दायरे में आ जाएंगे। तो वक्त लगेगा और शायद स्टेप बाय स्टेप हम एग्जीक्यूशन होते हुए देखेंगे। मजूमदार साहब और अनीता जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।